नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कोरोना से ठीक हो रहे 29% लोग। एक दिन में 1273 लोग ठीक। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2.5 लाख लोगों को विशेष ट्रेन से घर पहुंचाया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा कोरोना के डर को खत्म करने की जिम्मेदारी पीएम की। बॉस समझ बनकर नहीं, टीम की तरह काम करे पीएम। औरंगाबाद ट्रेन हादसे का एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। उद्धव ठाकरे और शिवराज सिंह 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की पेंडिंग परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। 83 में से 29 विषयों की देनी होगी परीक्षा, वैकल्पिक विषयों के नहीं होंगे एग्जाम। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि रह सकती है 0। वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 6.6% पर पहुंचने का जताया अनुमान। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 56,000 के पार हो चुके हैं, लेकिन इस सबके बीच राहत भरी खबर भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि कोरोना का रिकवरी रेट 29% से ज्यादा हो गया है, जबकि 42 जिलों में 28 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है। देश में 216 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना के एक भी केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर 3 में से 1 मरीज ठीक हो रहा है। 1273 क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है, और यह रिकवरी हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके राज्य भेजने का सिलसिला तेज हो गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और 2.5 लाख लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाया गया है। साथ ही विदेश से भी लोगों को लाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। साथ ही राज्य सरकारों को भी इनकी सूची साझा की जा रही है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सिविल एविएशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। बोर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक न्यूनतम अवधि के लिए अपने खर्चे पर अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन को सरकार कैसे खोलेगी, इस पर जल्द से जल्द विचार होना चाहिए और जिस तरह जोन्स को बांटा गया है उस पर भी विचार होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोरोना से लड़ाई को सिर्फ पीएमओ से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें टीम बनकर काम करना होगा, राज्यों से बात करके जिला स्तर पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी होगी। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं,
तो हिंदुस्तान सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। द लॉकडाउन इज नॉट सिंपली ए switching on a key and getting rid of the lockdown. Lockdown requires number of things to happen. It requires a psychological change. Currently, the disease in India is seen as a very, very dangerous disease. And it is true. So we are going to have to make a psychological change in the mind of our people. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए भी राहुल गांधी ने कहा कि इसका ऑडिट होना जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और फंड में कितना पैसा आना चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स खुले में रखने की बात कही है। जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पीक की बात बोली, एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे, मुझे लगता है कि उसके बाद भी हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मुझे लगता है कि जो हमारी सिचुएशन है पीक और देर में भी आ सकती है। मगर जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, जब भी आए, हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाकी बचे पेपर्स के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो पेपर्स नहीं हुए हैं उनकी परीक्षा अब 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। सीबीएसई की 12वीं की 83 विषयों में से 29 विषयों की परीक्षाएं अभी बाकी है। वहीं सीबीएसई की परीक्षा न होने के कारण देश के लाखों छात्र अपने रिजल्ट और कॉलेज में प्रवेश को लेकर परेशान हैं। लॉकडाउन के कारण 10वीं और 12वीं के कुल 83 विषयों की परीक्षाएं बीच में स्थगित करनी पड़ी थी, जिसके बाद सीबीएसई ने फैसला लिया था कि इनमें से अब 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये वो पेपर हैं जो अगली क्लास में प्रमोट होने और स्नातक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जो मूल विषय के हैं। यही 29 मूल विषयों के प्रश्न पत्र 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की मियाद तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विध्वंस केस का मुकदमा 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। इससे पहले तय मियाद के मुताबिक अप्रैल में लखनऊ की निचली अदालत को फैसला दे देना था, लेकिन अभी भी सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा को बढ़ाते हुए कहा कि बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दर्ज किए जाएं। उधर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विशाखापट्टनम गैस लीक मामले की जांच के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एनजीटी ने केंद्र सरकार, एलजी पॉलीमर्स इंडिया, सीपीसीबी और अन्य को नोटिस जारी किया है। साथ ही एनजीटी ने एलजी पॉलीमर्स को 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि विशाखापट्टनम के जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। ये राशि कंपनी के वित्तीय मूल्य और उससे हुई क्षति की सीमा के संबंध में तय की जा रही है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में
गैस लीक होने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार हैं। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर 12 मई को सुनवाई होगी। जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल जफरुल इस्लाम खान ने 28 अप्रैल को ट्वीट और फेसबुक में लिखा था कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अभी तो भारत में रह रहे मुसलमानों ने उनके खिलाफ लिंचिंग, दंगों और नफरती अभियानों की शिकायत अरब देशों और देश के बाहर के मुस्लिमों से की ही नहीं है। अगर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो भारत की परेशानियां बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, जफरुल इस्लाम ने कुवैत को भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद भी दिया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। अपने घर लौटने की कीमत देश के मेहनतकशों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में 16 मजदूरों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल मजदूरों को औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये पैदल जा रहे थे कि मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में ट्रेन हादसे का शिकार हुए श्रमिकों की मौत पर दुख जाहिर किया है और पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही घायल मजदूरों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। NHRC ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और औरंगाबाद प्रशासन से मामले में जवाब मांगा है। आपण त्यांना अनेकदा सांगितलेलं आहे, आजही मी सांगतोय की तुम्ही कुठेही अस्वस्थ होऊ नका, कुठेही बेचैन होऊ नका। राज्य सरकार पूर्ण तुमच्या सोबत आहे। मी यापूर्वीही सांगितलेलं आहे की इतर राज्यातले जे मजूर आहेत त्यांची आपण ठिकठिकाणी सोय केलेली आहे। जवळपास 5.5 ते 6 लाख मजुरांची सोय आपण राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेली आहे। त्यांची जेवणाची खाण्याची सोय, त्यांच्यासोबत डॉक्टर्स दिलेले आहेत आणि आता तर इतर राज्यांबरोबर आपली बोलणी सुरू आहेत। इतर राज्यांमध्ये सुद्धा ट्रेन, रेल्वे आपण सुरू करून ज्या ज्या राज्यांमधले हे मजूर जिथे जिथे जाऊ इच्छितात तिथे केंद्र सरकार, आपलं राज्य आणि ज्या राज्यात हे जाऊ इच्छित आहेत त्या राज्यांच्या सरकारबरोबर बोलून आपण ह्या ट्रेनची सोय सुरू केलेली आहे, सुरुवात झालेली आहे। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए मजदूर किस कदर बेचैन हैं, इसकी बानगी जगह जगह देखने को मिल रही है। बिहार में पटना के खगौल में 11 प्रवासी मजदूर रेलवे ट्रैक पर चलकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये 11 प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ से 4 दिन में चलकर पटना पहुंचे हैं। इन मजदूरों की मोतिहारी इन्हें पहुंचना है। ये सभी 11 प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 5 मई को बिहार के लिए निकले थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए ये मजदूर पटना पहुंच गए हैं।
इन मजदूरों का कहना है कि कुछ जगहों पर लोगों ने इन्हें खाना खिलाया और कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन ने भी इनकी मदद की। 5 तारीख को चले थे 6 बजे सुबह, तो चले चले आ रहे तो प्रशासन बैठा दे रहा है गाड़ी पर, तो बैठाने के लिए बोल रहा है, नहीं तो नहीं बैठने दे रहा है। खाना पीने की क्या व्यवस्था? पब्लिक लोग खिला रहे हैं, नहीं तो बिस्कुट विस्कुट चिवला वाला खा रहा है आदमी। कहाँ जाना है आप सबको? जाना है मोतिहारी, मगर चिरैया थाना पड़ेगा हम लोग। परेशानी तो यही, पैदल हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी वाला को हाथ दे रहे हैं तो कोई बैठा रहा है, प्रशासन लोग तो बैठने दे रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा है, ऐसे पैदल चले। यहाँ सुनवाई नहीं है, सब कुछ देखकर मतलब चला जा रहा है। बिहार के प्रवासी मजदूरों को लगातार दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद 21 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। ऐसे ही प्रवासी मजदूरों को लेकर शुक्रवार को 20 ट्रेनें बिहार पहुंची, जो लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए थे। जो 20 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें बिहार पहुंची हैं, उसमें गुजरात से 4, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना से 3, पंजाब से 2, राजस्थान से 2 और हरियाणा से 2 ट्रेनें बिहार आई हैं। इसमें सवार होकर 22,000 से भी अधिक श्रमिक बिहार पहुंचे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में राज्य सरकारें भी रोड़ा अटका रही हैं। महाराष्ट्र से निकले राजस्थान के हजारों प्रवासी मजदूर गुजरात बॉर्डर पर अटके हुए हैं। यहां गुजरात सरकार के अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों की गाड़ियों को रोक लिया है। इस कारण गुजरात बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उनके पास ई पास है, फिर भी गुजरात के अधिकारी उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे। गुजरात के अधिकारी प्रवासी मजदूरों को जबरन वापस भेज रहे हैं। गुजरात बॉर्डर पर रोके जाने के बाद ये मजदूर भूखे प्यासे सड़क पर खड़े हैं। तो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूर पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। ऐसे ही कई मजदूर पैदल चलकर हापुड़ पहुंचे, जो अलग अलग राज्यों के हैं। 3 दिनों में ब्रज घाट में हजारों प्रवासी मजदूर पैदल चलकर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पार्किंग स्थल में रुकवाकर खाने पीने की व्यवस्था कराई। मजदूरों का कहना है कि वे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हम लोग पैदल जा रहे हैं, पाँव में छाला पड़ गया। खाना वाना मिला? कुछ नहीं। तो यहाँ पर जंगल में धूप में बैठे हैं, यहाँ क्या करें हम लोग? जी, कैसे तो बिताना पड़ेगा जरूर। दिक्कत ये हो रही है सर कि एक जगह भी साधन नहीं मिला और हमारे पैरों में छाले पड़ गए। आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें, और करीब 70 किलोमीटर हम पैदल चले होंगे साहब, तब जाके इधर हम इस हाईवे पहुँचे। तब आगे पुलिस वालों ने रोक लिए, तब इधर जाके भेजा हमें। और खाना वाना मिला? कुछ खाना वाना अभी कुछ नहीं मिला साहब। सोनीपत से। कहाँ जाओगे? शाहजहानपुर। पैदल ही आ रहे हैं सब लोग? हाँ, सब पैदल ही आ रहे हैं। खाना वाना कहाँ मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिला, भूखे हैं। भूखे हैं? कोई सवारी का साधन नहीं? उधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से प्रवासी मजदूरों को बस में भरकर झारखंड भेजा गया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सीटों पर क्षमता से ज्यादा मजदूरों को बिठाया गया। राजगढ़ में L&T कंपनी में झारखंड के 183 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें 3 बस में बैठाकर झारखंड भेजा गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। सब मजदूर हैं वहाँ पे? सब मजदूर हैं। कितने लोग हैं कुल? हम लोग 170-80 आदमी हैं। अच्छा, तीनों बस वही है। तो पूरी फुल है बस? इसमें जगह नहीं है बैठने की? नहीं। फिर आप कैसे बैठेंगे? आप हम लोग तो इसमें खड़ा होके जाएंगे। खड़े होके जाएंगे? बस में जगह नहीं बच पा रही? नहीं। एक सीट पे 3-3 लोग बैठे हैं, बावजूद इसकी जगह नहीं बची? नहीं है बची। उधर आंध्र प्रदेश में भी प्रवासी मजदूर घर वापसी के लिए बेताब हैं। बड़ी संख्या में मजदूर यहां कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में काम करने वाले मजदूरों का सब्र का बांध टूट गया है। घर वापसी की मांग करने वाले मजदूरों को जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो सड़क पर इन्होंने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। रोजगार के चक्कर में कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुके हैं। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में एक टेक्सटाइल मिल के बाहर मजदूरों ने बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने मजदूरों को समझाने की कोशिश की। मजदूरों की मांग है कि उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। लॉकडाउन के कारण वो भुखमरी की कगार पर हैं।
बावजूद इसके मिल की ओर से ना ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है और ना ही इस संबंध में कोई आश्वासन दिया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, साथ ही कई गाड़ियों को तोड़ दिया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और दुखदायी घटना है। ऐसी उम्मीद हमें थी नहीं। ये सारा अचानक हुआ। जब अंदर बिल्डअप हो रहा था उस समय पुलिस को जानकारी थोड़ी सी लेट अंदर से मिली। अंदरूनी मामला होता है, स्टाफ मैनेजमेंट बात कर रहा था। बट इस पूरी महामारी में आप देखें लोगों को काम नहीं है, घरों में बैठे हैं। साइकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत लोग स्ट्रेस में हैं। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं फूटना था। तो आज का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हो गया है। लॉकडाउन के बाद फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन अब भी शहरों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और वो घर वापस लौटना चाहते हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में आज सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर जमा ये मजदूर अपने घर वापस लौटना चाहते थे। इनकी मांग है कि सरकार इनकी घर वापसी की व्यवस्था करे। हम लोग को काम नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ घर जाना चाहते हैं। हम लोग के लिए ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन झारखंड की सरकार, कर्नाटक सरकार वो भी कैंसिल कर दिया सर। अभी हम लोग को कोई भी उस टाइम जिस टाइम 35 दिन हम लोग को कोई भी सपोर्ट नहीं किया सर। अभी हम लोग को जब उन लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ सर झारखंड जाना है और इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्रम कानून में संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नए श्रमिक नियम से मजदूरों का शोषण होगा। दिग्विजय सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को इस सिलसिले में एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उद्योगों कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करना गलत है। उन्होंने कहा कि इस नियम की आड़ में उद्योगपति और कारखाना मालिक श्रमिकों का शोषण करेंगे। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून में के भी विरुद्ध होने के साथ साथ अमानवीय भी है। वहीं शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि 6 मई 2020 को मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा की और उनके इच्छा अनुसार नियम निर्देश बदलने का फैसला कर लिया, लेकिन इस पर किसी भी श्रमिक संगठन से बात नहीं की गई। अपने औद्योगिक विवाद अधिनियम को भी 100 मजदूरों की जगह 300 मजदूरों पर लागू कर दिया है, जिससे मजदूरों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने शिवराज सरकार से अपने आदेश को वापस लेने की अपील की है। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रवासी मजदूरों पर चिंता जाहिर की। मायावती ने कहा कि मजदूर बेहद परेशान हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मजदूरों के साथ केंद्र और राज्य सरकारें जिस तरह का बर्ताव कर रही हैं वो काफी गलत है। मायावती ने कहा कि सरकार को मजदूरों की सुध लेनी चाहिए। प्रवासी लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार द्वारा हो या राज्यों की सरकारों के द्वारा, तो इनके साथ काफ़ी बर्ताव बहुत गलत किया जा रहा है। तो ठहरने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए थी, वो भी बराबर नहीं की गई। कोरोना वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित उद्योगों की मदद के लिए योगी सरकार ने श्रम कानून का गला घोट दिया है। योगी सरकार ने एक ताज़ा फैसले के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में उद्योगों को अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान है। योगी सरकार के मुताबिक ये फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक सी गई हैं। हालांकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए 1 लाख मास्क भिजवाए हैं, जो शनिवार से वितरित किए जाएंगे। आपको बताया जा रहा है कि ये मास्क रेड जोन में बांटे जाएंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी दवाओं के साथ राशन ट्रकों के तौर पर विभिन्न जिलों में राहत सामग्री भिजवा चुकी है। लोगों की मदद के लिए लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, फतेहपुर, लखीमपुर, इलाहाबाद समेत 17 जिलों में रसोई घर चलाई जा रही है। साथ ही साथ हर जिले में जरूरतमंदों को राशन भी बांटा जा रहा है। प्रदेश में करीब 47 लाख लोगों को राशन और खाना पहुंचाया गया है।
उत्तर प्रदेश के बाहर 4 लाख प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की गई। साथ ही सोनिया गांधी के निर्देश पर मजदूर भाइयों का रेल किराया भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अदा कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण साल 2020-21 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 0 रह सकती है। मूडीज ने 2020-21 के दौरान भारत में राजकोषीय घाटा बढ़ने, ऊंचे सरकारी ऋण, कमजोर सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे और नाजुक वित्तीय हालात की आशंका जाहिर की है। मूडीज ने कहा है कि पिछले सालों में भारत की आर्थिक वृद्धि की गुणवत्ता में गिरावट आई है। मूडीज के मुताबिक भारत की खराब आर्थिक हालत का पता ग्रामीण परिवारों में खराब आर्थिक स्थिति, उम्मीद से कम उत्पादकता और कमजोर रोजगार सृजन से लगाया जा सकता है। साथ ही मूडीज ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट 0 रह सकती है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया है। वहीं मूडीज ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी से लगा झटका भारत की इकोनॉमी में पहले से चल रही मंदी को और बढ़ाएगा। मूडीज ने इससे पहले पिछले महीने के आखिर में साल 2020 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। उन्होंने प्रमुख उद्योगों से 1 महीने के अंदर ऐसी कंपनियों को बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया है। गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की स्थिति सबसे खराब है क्योंकि अब उनके सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई का सवाल आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रमुख उद्योगों के ऊपर एमएसएमई इकाइयों की बकाया राशि बहुत अधिक है। एमएसएमई मंत्री ने सियाम के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कोई समस्या है तो इस क्षेत्र के बारे में सकारात्मक रहें क्योंकि ये वास्तव में बहुत बुरी हालत में है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो बेरोजगारी सुनामी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसमें सरकार को मदद के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छोटे कारोबारियों को तुरंत मदद की जरूरत है। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। उधर मुकेश अंबानी की कंपनी जियो में अमेरिका की एक और बड़ी कंपनी ने निवेश करने वाली है। अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स बड़ा निवेश जियो में करने वाली है। बताया जा रहा है कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसके लिए वो 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। वहीं अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स दुनिया की सबसे बड़ी टेक फोकस्ड फंड है। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना की मार सबसे ज्यादा जिन सेक्टर्स पर पड़ी है उनमें एविएशन सेक्टर भी एक है। आर्थिक मंदी के बीच इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी ने कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल की पूरी तनख्वाह दी, लेकिन मई से वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में कटौती करनी पड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।